हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की हमारी पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करते हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने पूछा कि कौन सा सही है इन दोनों स्टेटमेंट में से। पहला है, आर्टिकल 30 इज रिलेटेड विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो दोस्तों हमें पता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? जो हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल हमारा? तो ये है आर्टिकल 18, है ना, आर्टिकल 18। आर्टिकल 30 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 30 तो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे रिलेटेड है, एस्टेब्लिश करने से। तो ये है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस से। तो ये क्या हो गया? पहला क्या हो गया? गलत हो गया। आर्टिकल 22 इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो 19 से 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं आर्टिकल। तो 22 तो हो नहीं सकता। ये किस में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या आते हैं? आर्टिकल 23 और 24। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन किस में? आर्टिकल 24। ये किस में? आर्टिकल 24 में है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? डी, नन ऑफ दैट। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी हमने क्या देखा था? जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड राइट्स हैं वो किसमें है? देखो, जो रिलीजन से रिलेटेड राइट्स हैं वो 25 से 28 हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उन वो किसमें है? आर्टिकल 29 और 30 में। जिसमें हमने देखा था जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स किसमें है? तो ये किसमें है? आर्टिकल 30 में। तो ये किसमें हो गए? आर्टिकल 30। आर्टिकल 28 किससे रिलेटेड है? जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कैसे जो हमारे जो रिलीजियस जो सरमन्स हैं वो दिए जाएंगे, तो किसको अटेंड करने हैं या नहीं करने हैं, वो किस किस हिसाब से, उन सब की डिटेल किसमें दी हुई है? आर्टिकल 28 में। 25 से 28 रिलीजन से रिलेटेड है ना ये। तो रिलीजियस सरमन्स किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इससे रिलेटेड क्या? आर्टिकल 28। आर्टिकल 24 क्या है? हमने देखा था अभी, जो चिल्ड्रन है उनसे रिलेटेड है ये, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज है ना, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 24। आर्टिकल 30 हमने देख लिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। आर्टिकल 29 में है माइनॉरिटी राइट्स। कौन से राइट्स की बात करता है इसमें? मेनली इसमें बात करता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक। सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 29 किसके लिए है? मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, दोनों के लिए। माइनॉरिटी राइट्स के हैं, पर इसमें मेजोरिटी के लिए भी है। वो भी अपनी जो लैंग्वेज है, कल्चर, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पर आर्टिकल 30 सिर्फ किसके लिए? यह है सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 25 क्या है? रिलीजन से रिलेटेड है। तो किस किस चीज की फ्रीडम मिली हुई है? पहली फ्रीडम किसकी है? कंसाइंस। उसके बाद दूसरी क्या है? आपने ट्रिपल पी से याद कर रखा हमने, ट्रिपल पी, पीपीपी मॉडल है, मतलब प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट। ये तीन राइट्स मिले हुए हैं ना। इसके लिए कौन सी है? प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट। अब इसमें कौन सा दे रखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये है। इसमें पूछा है नोट कवर्ड, तो कौन सा गलत है? दूसरा क्या है? राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, ये भी है। तीसरा क्या है? प्रोपेगेट रिलीजन, ये भी है। अब ये देखो, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। आपको मान लो ये कुछ पता था या नहीं पता था, पर आपको इतना पता है कि इंडिया में रिलीजियस कन्वर्जन का राइट हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाता है? डी। डी अपने आप आंसर हो जाएगा। Which of the following articles of Indian Constitution ensures the protection of minority interest? अब माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है इनमें से? देखो, आर्टिकल 28 किस चीज से रिलेटेड है? ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसमें कैसे कैसे सरमन्स दिए जा सकते हैं रिलीजन, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? तो
बच्चे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो ये किससे है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री से रिलेटेड है। आर्टिकल 31 किससे? आर्टिकल 31 हो चुका रिपील, ये हो गया रिपील। ये किससे रिलेटेड था? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो कौन सा हुआ? आर्टिकल 29 है, इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। किस चीज से रिलेटेड? कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड। इसमें क्या है? इसमें यह है कि मेजोरिटी भी अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक को इंश्योर कर सकती है, प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकती है। आर्टिकल 29 और 30 में अभी हमने बताया था ना डिफरेंस क्या है। फिफ्थ क्या है? विच आर्टिकल एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन सा हमारा? आर्टिकल 32 करता है ना। कौन कौन सी? हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोराई, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। किसके? ये हमने रिट्स पढ़ी थी किसके अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 226 किसको देता है रिट्स इश्यू करने की पावर? ये देता है हमारे हाई कोर्ट को। किसको देता है? ये देता है हाई कोर्ट को पावर। किसकी? रिट्स इश्यू करने की। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लिबर्टी है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। तो क्या होगा आंसर? 32। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो ये क्या है? रीजन अंडर आर्टिकल 14 वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच केस। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसका आंसर ये 1952 का केस आया था। ये क्या कब का आया था? 1952 का। अभी रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 14, तो कुछ रीजनेबल एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ये किस किस बेसिस पे होने चाहिए? इनके लिए बेसिस ये है कि रीजनेबल होने चाहिए और रैशनल होने चाहिए। क्या? रेस्ट्रिक्शंस। जैसे किसके लिए हो सकते हैं? ये ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरी हो या किसी के लिए बायस हो, कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जिनके लिए कि हम स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं। जैसे हम किसके लिए ला रखा है? वुमेन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए जो प्रोविजन लाते हैं। तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट क्यों नहीं करते? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। कौन से केस ने इंश्योर किया था? तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस आया था। कब आया था? 1952 में। केशवानंद भारती जजमेंट क्या है? बहुत बड़ा जजमेंट है। किस चीज से रिलेटेड था? इसमें फंडामेंटल राइट्स थे, उनको क्या करना? अमेंड करने की पावर माननी थी। प्रीएम्बल था, उसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानना था। ये कब आया था? 1973 में आया था। मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। और गोलकनाथ केस क्या था? इसमें पावर ऑफ मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पार्लियामेंट की पावर नहीं है, ये बताया था गोलकनाथ केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इनके बारे में चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। थ्रू विच अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस्ड? राइट टू एजुकेशन लाए थे क्या? आर्टिकल 21A। कब आया था? ये आया था 86 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उससे क्या आया था? 2002 में आया था राइट टू एजुकेशन। कब? 2002 में। कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था? 21A। इससे पहले ये किसके अंदर था? इससे पहले ये था DPSP। किसके अंदर? आर्टिकल 45 के अंदर। क्या था? तो फिर इसको क्या किया था? अब आर्टिकल 45 के अंदर क्या है? जो 6 साल से यंगर देन 6 है वो किसके अंदर? अब आर्टिकल 45 के अंदर। और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किस में आ गया? आर्टिकल 14 में। 6 to 14 ईयर्स ओल्ड के लिए है आर्टिकल 21A। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी अलाउज द पार्ट ऑफ लॉ टू बी रिटेन्ड। अब सबसे पहले तो देखो डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दो चीज हो सकती है। जब कोई सरकार लेके आई, कोई अमेंडमेंट लेके आई, तो अमेंडमेंट के अलग अलग प्रोविजंस रहेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, ऐसे प्रोविजंस लेके आएगी। मान लो बी और सी इनवैलिड हैं कोर्ट के हिसाब से, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं या फिर कोई भी और लॉ को वायलेट करते हैं, तो कोर्ट ने क्या माना? इनको इनवैलिड डिक्लेयर किया। पर एक को क्या कहा? कोर्ट ने कहा वैलिड है। फिर कोर्ट क्या देखेगा कि जो ये ए है, क्या ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है? इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है और इसकी इंडिपेंडेंटली अपने आप में कोई मीनिंग आती है जो कि इन दोनों के डिलीट होने से जिस पे फर्क नहीं पड़ता हो? अगर हाँ इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है तो जो ये दोनों पार्ट गलत थे ये तो हो जाएंगे रिपील, और जो पार्ट 8 था ये क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। तो ये क्या करता है? वैलिड करता है। अलाउज द वैलिड पार्ट ऑफ द लॉ टू बी रिटेन्ड। मान लो कोई अमेंडमेंट आया
कोई लॉ लेके आई सरकार, तो उसका अगर कोई एक पार्ट इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, उसका खुद के इंडिपेंडेंट मीनिंग है, तो अगर उसका बाकी पार्ट अगर इनवैलिड घोषित भी करता है तो भी जो बचा हुआ पार्ट है वो वैलिड हो जाएगा। यह है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली स्टैंड करना चाहिए और उसकी इंडिपेंडेंट अपने आप में मीनिंग आनी चाहिए। Which of the following most accurately describe the legal character of right to property under Article 300A? तो अब राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31A के अंदर, बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट हो गया। आर्टिकल 300 एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है ना, 300 है, तो क्या हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। तो एक तो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कोई भी हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो वो क्या हो सकता है, तो ये क्या, फंडामेंटल राइट गारंटिंग कंपनसेशन, वो तो हट गया, फंडामेंटल राइट था ही नहीं। स्टेट कैन डिप्राइव प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस, विदाउट ड्यू प्रोसेस नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, बिल्कुल सही है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। डेप्रिवेशन बाय लॉ ओनली, सरकार लॉ लेके आएगी तो ही इसको हटा सकती है, उसके बिना प्रॉपर लॉ लेके आएगी पार्लियामेंट से तो ही हटे गए। परमिट्स प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 किससे है, जो हमारी जुडिशियल रिव्यू है, जो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ तो हुआ था आर्टिकल 32 के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से कौन सा किसके बाद आता है, तो सबसे पहले जो हमारे 12-13 में तो स्टेट रूल्स की डेफिनेशन हो जाती है। अब उसके बाद जो हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं किससे होते हैं, 14 से, तो राइट उसमें कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 के बीच में, तो ये कौन सा है, पहले नंबर पे ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, तो ये हो गया नंबर 2। फ्रीडम ऑफ रिलीजन किससे, 25 से 28 तक, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24, तो ये 3 पे हो गया, ये 4 पे हो गया। तो क्या है, 2-1-4-3, 2-1-4-3 किसमें है, इसमें 2-1-4-3। Which part of the Indian Constitution is known as Magna Carta of India? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, हमारे कौन से सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। तो किस पार्ट के अंदर है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 1 किससे, यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड है, पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और पार्ट 4 किससे रिलेटेड है हमारे, ये हमारा डीपीएसपी है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 क्या होगा, फंडामेंटल राइट हो गया हमारा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विद देयर रेस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो ये हमारे एक एक चीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स हैं और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जिससे कि ये एसोसिएटेड हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये किससे वो हैं, एसोसिएटेड है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल कॉन्साइंस, रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो अगर ड्यूटी है तो ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड हो गए, पहले के क्या हो गया, 3 हो गया। इक्वल वोटिंग राइट्स, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा है, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो हमारी पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी, तो किसकी, ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी डेमोक्रेसी वो कैसे मजबूत होगी उसकी बात करता है। रिलीजियस फ्रीडम किसकी बात करता है, रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स कॉन्साइंस, तो ये हमारे आंसर हो गया 1 का 3, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगर आपको कोई सा भी एक पता है तो आंसर आ जा रहा है। Which article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of law? कौन सा बात करता है, तो ये है हमारा आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और उससे रिलेटेड जो राइट्स उनकी बात किसमें, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है हमारा, तो दोस्तों आर्टिकल 21 हमारा बात करता है जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी उसकी बात करता है। आर्टिकल 32 में क्या है, हमारे जो रिट्स हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुए तो उसकी बात किसमें, आर्टिकल 32 में है। अब क्या है हमारा रिट और उनका करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस, हैबियस कॉर्पस, तो ये क्या करता है कि टू हैव ए बॉडी ऑफ, इसका मतलब है लैटिन वर्ड है, तो
तो ये क्या करता है कि अगर किसी को बंदी बना लिया, किसी ने, इंडिविजुअल ने भी या सरकार ने भी, पता नहीं चल रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल कर सकते हो हेबियस कॉर्पस की। तो ये किसके खिलाफ है? टू प्रिवेंट अनलॉफुल डिटेंशन है। तो पहले का बी, ये देखो ऑप्शन ऊपर नीचे है, पर फर्स्ट का क्या हो गया? बी। दूसरा क्या है? मैंडेमस। तो इसमें क्या करते हैं मैंडेमस में कि अगर कोई जो पब्लिक ऑफिशियल है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, तो उसको क्या कोर्ट गाइड कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी क्या करे? ड्यूटी परफॉर्म करे। तीसरा क्या है? सर्स्योरारी। तो आप क्या इन दो में कंफ्यूज हो गए, सर्स्योरारी और प्रोहिबिशन। ये दोनों किस चीज से रिलेटेड है? दोनों ट्रांसफर है केस से, उससे रिलेटेड है। प्रोहिबिशन में क्या क्या है कि जो लोअर कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, जजमेंट पेंडिंग है, तो उससे पहले ही क्या करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हायर कोर्ट है वो क्या कर रहा है? केस अपने पास ट्रांसफर कर रहा है। सर्स्योरारी में क्या है? जजमेंट दे दिया है, उसने अपना जो ज्यूरिसडिक्शन था उसको ओवररीच हो गया है, तो उस केस को जो ओवररीच हो चुका उसके बाद जो अगर हायर कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करता है तो वो क्या है? सर्स्योरारी। क्यू वारंटो क्या है कि कोई पब्लिक ऑफिशियल है, आपको लगता है कि वो जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स थे उनको फुलफिल नहीं करता, तो आप उस पर क्यू वारंटो के रिट अप्लाई करते हो, तो कोर्ट पूछता है टू इंक्वायर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस। तो उससे पूछता है कि किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में बैठे हो, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू वारंटो का मतलब है। तो उसमें वो चेक होता है कि क्या वो जो ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 35 इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक किसमें है? पार्ट 3 में है। आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 36 से क्या है? पार्ट 4। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। इट एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट स्पेशल लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, ये क्या करता है? आर्टिकल 35 किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल 35 था जो किसको देता था? जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली को, जो लेजिस्लेचर था उसको पावर देता था। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इट वेस्ट पार्लियामेंट विद पावर टू मेक लॉज फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गया बिल्कुल सही। तो आंसर हो गया 3 ओनली। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। तो फॉरेनर्स को कौन कौन से नहीं है? तो सबसे पहली बात है ओनली सिटीजन्स को हमारे कौन कौन से हैं? आर्टिकल याद रखना, ये क्या है? आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। कौन से? 15, 16, 19। देखो, फ्रीडम तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के इंडिविजुअल उनको ही होगा। डिस्क्रिमिनेशन हमें किसके खिलाफ नहीं करना? बाहर से आए उसके खिलाफ तो कर सकते हो, अपने लोग उनके खिलाफ नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट में बराबर का अधिकार किसको दोगे? सिर्फ अपने देश के लोग उन्हीं को तो दोगे, बाहर वालों को थोड़ी ना हर अपनी सरकार जॉब में बराबर का अधिकार देंगे। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। 29 क्या है? माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी इंडिया में जो माइनॉरिटी उनकी बात होगा ना कि वो कर। आर्टिकल 13 क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो जो कल्चरल लैंग्वेज किसकी प्रोटेक्ट करेंगे? तो हमारे देश के नागरिक है उनकी। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसको एडमिनिस्टर करने देंगे? सिर्फ जो हमारे देश के नागरिक है उनकी। तो ये 5 राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को। तो क्या होगा? आर्टिकल 15 ये बिल्कुल इंडियंस को, नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, तो ये सिर्फ इंडियंस को। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 19 ये भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम किसको मिल सकती है? सिर्फ जो इंडिया के। राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आर्टिकल 20 ये किसको है? ये है दोनों को, फॉरेनर एज वेल। भाई देखो, अरेस्ट कोई भी हो जाएगा, कन्विक्शन है, उसको सबको बचने का अधिकार है, वो है। तो आर्टिकल 20 सबको एप्लीकेबल। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे लिए अतिथि किसके? अतिथि देव भगवान के बराबर है, तो हम उसकी पर्सनल लिबर्टी कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये भी किसको एप्लीकेबल है? दोनों को एप्लीकेबल है। तो आंसर क्या हो गया 16 का? 1 and 2 ओनली। Who among the following persons said the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world? तो ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने कहा था कि प्लेज है हमारे पीपल के लिए और पैक्ट है विद ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये परमानेंट है और फंडामेंटल है गवर्निंग के लिए। ये इसकी बात की थी, परमानेंट
और ये हैं फंडामेंटल। किसमें? गवर्नेंस में। किसने कही थी ये बात कही थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी बात की थी? आर्टिकल 32 को क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा था? आर्टिकल 32 को क्या कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और रिप्लाइज टू अवर पीपल एंड पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड किसने कहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। अब क्या है? अब बचा है वो, उसको कह सकते हैं हम फंडामेंटल राइट नहीं है, मोरल राइट नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट इसका बेस्ट ऑप्शन बचा। लेकिन अगर एक्चुअल आए तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन राइट है, तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? और लीगल राइट। हम इसको और तीसरे नाम से कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट। एक्चुअल में स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या होता है? जो किसी स्टैट्यू से आया हो, मतलब कोई जो पार्लियामेंट बाय लॉ बनाती है। मान ले डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लॉ बनाया, कोई लॉ बनाती है जो स्टैच्यू लाती है, उससे कोई राइट आता है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट। तो इसका एक्चुअल अगर मीनिंग होता तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पर ये तीनों टर्म हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और स्टैट्यूटरी राइट, जब हम बात कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? स्टैट्यूटरी राइट। तो यही हमारा आंसर होगा। Which of the following does not relate to fundamental rights as enshrined in the Constitution of India? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये क्या है? अब क्या है? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए। पहले क्या था? ये डीपीएसपी था अंडर आर्टिकल 45। अब अगर ये अंडर 6 ईयर्स लिखा होता तो ये क्या हो जाता? डीपीएसपी हो जाता। पर अभी क्या है? फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये किसमें है? ये है आर्टिकल 23। किसकी बात करता है? प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर को। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये कौन सी है? अपन गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, किसके? डीपीएसपीज के। उनमें से है कौन सा आर्टिकल है ये है आर्टिकल 47 से रिलेटेड है। क्या है ये? गांधीयन प्रिंसिपल है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, दारू की बंद। कौन सा अपना ड्राई स्टेट कौन सा था सबसे पहले? गुजरात। तो उससे ध्यान रखना, वो किस लिए था? गांधी जी को जैसे है। प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इनकी जो ये बात करता है, ये भी कौन सा बात करता है? डीपीएसपी। कौन सा डीपीएसपी? ये है आर्टिकल 46। ये कौन सा है? वैसे हमारे जो एजुकेशनल राइट्स उनकी बात और कौन सा करता है? वो हमारा आर्टिकल 15 भी करता है। पर यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डीपीएसपी की। जो ये लिखा हुआ ये क्या है? हमारा आर्टिकल 46 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1 and 2 ओनली। तो क्या हो गया? 1 and 2 19। फोर्स्ड लेबर और बेगार इज वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने पिछले में पढ़ा था, तो ये किसका है? आर्टिकल 23। किसको बैन करता है? फोर्स्ड लेबर या बेगार। जो मतलब कि फोर्स्ड लेबर क्या? बंधुआ मजदूरी जो कराते थे, और बेगार मतलब कि बिना वेज दिए जो मजदूरी कराते थे। दोनों का अलग अलग, ये एक ही नाम को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो ये किससे है? आर्टिकल 23 इसको बैन करता है। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है से रिलेटेड, जो बाकी राइट्स उनकी बात क्या करता है? आर्टिकल 19 बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू right to equality under the provisions of article 14 to 18 of the Indian Constitution। क्या है? आर्टिकल 14 से 18 तक कौन से रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये कौन सा है? ये है आर्टिकल 15। 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने बात की थी, ये कौन सा है? ये है आर्टिकल 16। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये कौन सा है? ये है आर्टिकल 29 की थी ना। और आर्टिकल 30 किससे था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से था। तो ये क्या बात कर रहा है? 29, 30
उससे रिलेटेड है, राइट ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा है, आर्टिकल 17, इसमें बात की है 14 से 18, तो क्या हो गया आंसर 1 2 4, 1 2 4 सी आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट अंडर, तो ये किसमें, अभी हमने देखा था ये किसके अंडर करता है, आर्टिकल 16 में। तो हमारा आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की 19 14 हम काफी बार देख चुके हैं। Which of the following are envisaged as being part of the right against exploitation in the Constitution of India? तो right against exploitation ये क्या है, दो राइट है हमारे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कौन से, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर ये किसकी बात करता है, आर्टिकल 23। तो ये क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन सा है, आर्टिकल 17 होगा। ये किसके अंदर आता है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर, जो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये किस में आता है, आर्टिकल 29 और 30 में आता है। प्रोहिबिशन, तो ये क्या होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ये हो गया। ये कौन सा है, ये है आर्टिकल 24। तो आंसर क्या होगा 1 and 4 सी। Which of the following fundamental rights are enshrined in the Constitution of India belong only to the citizens? तो हमने क्या देखा था, कौन कौन से सिटीजन्स को है, सिर्फ 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30 देखा था ना अभी हमने कि किसकी बात करता है। 15 में तो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बाहर वालों के साथ, एम्प्लॉयमेंट में बराबर अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ अपने बंदों को दे सकते हैं। 29 में क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो सिर्फ अपने देश के माइनॉरिटीज का कल्चर और लैंग्वेज प्रोटेक्ट करेंगे। और 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एस्टेब्लिश करने का अधिकार सिर्फ अपने देश के माइनॉरिटीज को देंगे ना, बाहर वालों को थोड़ी नहीं देंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन कौन सा बिलोंग करता है ओनली सिटीजन्स को, तो ये क्या है, आर्टिकल 19 सही है, आर्टिकल 21 गलत है, ये दोनों का है। आर्टिकल 15 सही है, आर्टिकल 16 सही है। 1 3 4। Which law gave the right to amend the fundamental rights in parliament? तो इनमें से यह है कि कौन सा जो केस था, जो जजमेंट था, इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स उनको अमेंड करने का अधिकार मिला था। तो जो फाइनल जजमेंट इसमें था क्या था, इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सज्जन कुमार जजमेंट आया था 1965 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर दी थी पार्लियामेंट को। लेकिन इसके जस्ट बाद कौन सा आ गया, गोलकनाथ जजमेंट किसमें आ गया, 1967 में। इसने इसको ओवरटर्न कर दिया गोलकनाथ ने सज्जन कुमार को। इसने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। किसने कहा, गोलकनाथ केस ने। फिर गोलकनाथ केस का रिव्यू जजमेंट किसमें आया, केशवानंद भारती जजमेंट में, कब 1973 में। तो ये फाइनल था जिसमें क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, किसके बस एक कंस्ट्रेंट है क्या, कि वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको वोलेट नहीं करना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आया था 1973, कब 24 अप्रैल 1973 को आया था केशवानंद भारती जजमेंट। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, ये जजमेंट क्या था, ये था जो हमारी इमरजेंसी जिसके बाद जिसका का कारण बना वो यही जजमेंट था। इसमें क्या हुआ था, इसमें चैलेंज हुई थी, जो इंदिरा गांधी रायबरेली से जो जीत के आई थी तो उसकी जो इलेक्शन था पेटिशन वो चैलेंज हुई थी। तो जो राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी जीत के आई थी उसको इलेक्शन माल प्रैक्टिस के बेसिस पे रद्द कर दिया था इलेक्शन को, और इंदिरा गांधी पे क्या लगा दिया था, 6 साल का बैन इलेक्शन लड़ने से। इसके वजह से इंदिरा गांधी क्या लेके आई थी, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस पावर को सुप्रीम कोर्ट की को ओवरराइड करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो कोई प्रिंसिपल्स हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकते तुम किसी अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसको 39 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बाद क्या लगी थी हमारे देश में फिर इमरजेंसी, क्योंकि इंदिरा गांधी की क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी जो इलेक्शन था वो। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ना, उसी से तो रिलेटेड है बेसिक स्ट्रक्चर। जब जुडिशियल रिव्यू होगा हमारे कोर्ट में जाएगा तभी तो चेक होगा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो रिलेट कर रहा है कि नहीं जुडिशियल रिव्यू के अंदर। जब हम किसी केस को, जजमेंट को, जब हमारी जुडिशरी रिव्यू करेगी, जजमेंट इन केस आनंद भारती केस 1973, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर किस में आया था? केस आनंद भारती जजमेंट में ही। कंस्ट्रेंट ऑन द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। 368 में क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट है, अमेंड करने की जो पार्लियामेंट की पावर है वही तो है 368 के अंदर। तो ये क्या इसको चैलेंज करता है? द जजमेंट इन गोलकनाथ केस, नहीं नहीं नहीं, ये किस में आया था? ये आया था केस आनंद भारती जजमेंट में। तो 4 गलत हो गया। तो आंसर क्या? 1 2 3। कौन से में? 1 2 3 ए में, ए आंसर हो गया हमारा। राइट टू एक्सरसाइज प्रूडेंट कंट्रोल ओवर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इज वेस्टेड इन। तो हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पे कंस्ट्रेंट कौन लगा सकता है? आपको लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 35 भी क्या कहता है कि उससे रिलेटेड प्रोविजंस करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। केस आनंद भारती जजमेंट में भी क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर किसके पास है? तो उनको प्रूडेंट कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट तो जो ये पार्लियामेंट की जो पावर है इसके चेक एंड बैलेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इसका कोई हिस्सा वैसे नहीं है डायरेक्टली। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाई। तो पार्लियामेंट जो हम देखते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड होते हैं? जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है तो 2 हमारे आर्टिकल्स काम में आते हैं। एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। तो आर्टिकल 358 तो सिर्फ एक आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आर्टिकल 19। 358 क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल वार या एग्रेशन की वजह से अगर है इमरजेंसी तो आर्टिकल जो 19 है वो क्या हो जाएगा? जो आर्टिकल 19 है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। आर्टिकल 19 है वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये है 358। 359 में क्या है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है उनके अलावा जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए कोर्ट में जो मूव करते हैं हम, वो जो मूव करने की पावर है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कब? ये होगा जब प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से। तो ये क्या है? ये ऑटोमेटिक नहीं है। 358 में क्या है? ऑटोमेटिक है। ये चीज कैसे भी लगी हो, 359 के अंदर अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है तो उसके लिए क्या होगा? प्रेसिडेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो ये पूछने की किसके पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड करने की? तो वो पार्लियामेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है पावर। और आर्टिकल 19 क्या है? ये ऑटोमेटिकली अंडर आर्टिकल 358 सस्पेंड हो जाएगा अगर वार या एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी लगी हुई है। तो सस्पेंडेड ओनली बाई प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एक्ट पास बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्ट से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है? डिलीट कर सकती है, सस्पेंड नहीं कर सकती। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अमेंडमेंट से सस्पेंड नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो। जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी अथॉरिटी नहीं है को सस्पेंड कर दे। सस्पेंड सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में होंगे। व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन the right to move to court for the enforcement of all fundamental rights remain suspended except। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये उसी की तो बात कर रहा है, आर्टिकल 359 की। आर्टिकल 359 क्या करेगा? प्रेसिडेंट क्या कर देगा? बैन कर देगा। यह सबका जो कोर्ट मूव कर सकते हैं, ये पावर एनफोर्स होने की, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ये पावर प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से बैन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ये हमारा किससे आया था? ये आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो हमारा। क्यों लाए थे ये इसलिए लाए थे क्योंकि 42nd हमारी जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो कि भविष्य में नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तो बचे रहने चाहिए। तो ये किससे इंप्लीमेंट हुआ था? ये रूल किससे आया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉर्मिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्या हुआ था?
जो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे ये पावर, ये क्या बना था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट का दर्जा मिला था अंडर आर्टिकल 19। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ एक्सेप्शन के साथ है, क्योंकि कौन बनती है, उसके लिए क्या है, पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। पर आर्टिकल जो हमारा राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसके हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो वो क्या है, आर्टिकल जो हमारा जो राइट इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके अंदर नहीं आती। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 1 ओनली। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप अपने वैल्यूएबल सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या और चीज करें जिससे कि हम वो चीज है ना इंप्रूव कर सकें।